So, students, today we will start a revision of pectoral region, upper limb. We will take pectoral region. Okay. So, pectoral region definition: region which lies in front of the chest. Chest. So, region जो इसके सामने है, चेस्ट के सामने, वो पेक्टोरल रीजन कहलाता है. दिस इज हेड ऑफ द स्टर्नम, known as manubrium sterni. Okay, clear? This is body of sternum, and this one is xiphisternum. End process of end part of the sternum is known as xiphisternum. Okay, here clavicle. This one is clavicle. This one is first rib. This is first rib. This one is second rib. This one is third rib. This one is fourth rib. Fifth. Sixth. And this one is seventh. These 7 ribs are 2 ribs because they are connected anteriorly as well as posteriorly. Okay, there are 12 pairs of the ribs in our chest, in our body. There are 12 pairs. Among of them, 7 ribs are 2 ribs. 2 ribs means their connections anteriorly as well as posteriorly is present. Okay, this is costochondral junction. जब ये sternum से जुड़ती है तो यहाँ पे कनेक्शन होता है, इनका जोड़ बनता है. It is known as costochondral junction. Okay, this is costochondral junction. तो हमने 7 रिब्स बनाई है. अब 8th यहां से जुड़ेगी. अब बोर्ड खत्म हो गया. 9th यहां से, 10th यहां से. तो 7 रिब्स आर 2 रिब्स, रिमेनिंग 5 रिब्स आर फाल्स रिब्स. एंटीरियरली इसका बोनी कनेक्शन नहीं है, ये आपस में कार्टिलेज से जुड़ी रहती हैं. ठीक है, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से जुड़ी रहती हैं, इसलिए हम इनको 5 रिब्स को क्या कहते हैं? फाल्स रिब्स कहते हैं. और इन 5 रिब्स में भी 2 फ्लोटिंग रिब्स होती है. 3 तो आगे जुड़ी रहती है, लेकिन जो 11th और 12th रिब्स हैं वो जो है एंटीरियर का कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. ओके, ये समझ में आया? सो दिस इज मेन्यूब्रियम स्टर्नाई. मेन्यूब्रियम स्टर्नाई. दिस वन इज बॉडी ऑफ स्टर्नम. दिस वन इज xiphisternum. X से है xiphisternum. ओके, these are the ribs. It is clavicle. ये समझ में है? तो रीजन इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट इज नोन एज पेक्टोरल रीजन. क्लियर? सेम इस साइड भी अपन ने एक ही साइड बनाया इसको. समझ में है? तो दिस इज जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा करके जाएगा लाइक दिस. यहाँ पे ये 8th आ जाएगी, फिर 9th आ जाएगी, ऐसा लाइक दिस. इज इट क्लियर? ये हमारा समझ में आया आपको? दिस इज पेक्टोरल रीजन. अब पेक्टोरल रीजन के अंदर सरफेस लैंडमार्क्स की बात करेंगे हम, कि इसके अंदर ऐसे कौन सी चीजें होती हैं जो हमको पता होना चाहिए. जब हम आप पढ़ेंगे पूरा आगे का इसका थ्योरी, उसमें हमको पता होना चाहिए कि इसके सरफेस लैंडमार्क्स में सबसे पहले जो होता है, एक तो होती है क्लेविकल. फर्स्ट वन इज क्लेविकल. क्लेविकल जो होता है ओनली लॉन्ग बोन है विच लाइज हॉरिजॉन्टली इन द बॉडी. है ना, इसकी जो पोजीशन होती है हॉरिजॉन्टल होती है लाइक दिस. बाकी लॉन्ग बोन्स जितनी भी मैक्सिमम कैसी होती है, सारी की सारी वर्टिकल होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है. ठीक है, तो क्लेविकल समझ में आया हमको. इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, है ना, ब्यूटी बोन भी कहते हैं. प्लस सेकंड वन इज सुप्रा स्टर्नल नॉच. सुप्रा मतलब ऊपर, स्टर्नल मतलब स्टर्नम के ऊपर, नॉच मतलब खांचा, लाइक दिस. ये हमारी सुप्रा स्टर्नल नॉच है यहाँ पर स्टर्नम के ठीक ऊपर. ये मोटा इंसान, दुबले इंसान को बहुत क्लियर दिखती है, यहाँ पे गड्ढा सा होता है. इट इज सुप्रा स्टर्नल नॉच. इज इट क्लियर? इसको हम इंटर क्लेविकुलर नॉच भी कहते हैं. 2 क्लेविकल के बीच में मिलना है, ये इधर भी क्लेविकल है, इधर भी क्लेविकल, इनके बीच में मिलने वाली नॉच. या फिर इसी को हम जुगुलर नॉच भी कहते हैं. जुगुलर वेन है पास, इसलिए हम इसको जुगुलर नॉच भी कहते हैं. तो 3 नाम है, सुप्रास्टर्नल नॉच या इंटरक्लेविकुलर नॉच या जुगुलर नॉच. थर्ड इज स्टर्नल एंगल. देखो यहाँ पर सुप्रास्टर्नल नॉच हो गई, सुप्रास्टर्नल नॉच. ओके, अब हमारा एंगल ऑफ लुईस, या हम स्टर्नल एंगल की बात करेंगे. तो जो हेड ऑफ द स्टर्नम है और जो बॉडी ऑफ स्टर्नम, इन दोनों का जो कनेक्शन हो रहा है यहाँ पर, दिस वन इज नोन एज स्टर्नल एंगल.
क्या कहलाता है? एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल, इसको एंगल ऑफ लुइस भी कहते हैं, एंगल ऑफ लुइस। क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इंपॉर्टेंस ये है कि ये कहां मिलता है? जहां पर सेकंड रिब करेक्ट हो रही है। So, जो काउंटिंग ऑफ रिब्स है, तो इसमें सेकंड रिब यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ से हमारे सेकंड रिब चालू होगी और यहाँ थोड़ा सा उठाव दिखेगा। आप जैसे नीचे लाएंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एंगल ऑफ लुइस उठा हुआ दिखेगा। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टर्नम और बॉडी ऑफ द स्टर्नम का कनेक्शन होता है। इज इट क्लियर? इट इज नोन एज एंगल ऑफ लुइस या एक्सटर्नल एंगल, बराबर। देन नेक्स्ट इज निप्पल, जो सरफेस लैंडमार्क्स की बात कर रहे हैं। तो निप्पल क्या है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ये हमको मिलती है, जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ये अपने क्लेविकल है, इसके मिड से अपने एक लाइन खींचते हैं। दिस वन इज मिड क्लेविकुलर लाइन। अब एग्जैक्ट तो नहीं हो रहा है यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूं। दिस इज मिड क्लेविकुलर लाइन, दिस वन इज मिड क्लेविकुलर लाइन। मैं भी छोटा एक डायग्राम और बना के बताऊंगा आपको, पर यहाँ इतना भी समझो आप, है ना। तो जस्ट मीडियल, ये हमारी मिड लाइन है, जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन निप्पल का प्रेजेंस होता है। ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ, ठीक है। तो यहां पर निप्पल होता है। इन मैच्योर फीमेल इट इज वेरिएबल एंड इन मेल इट इज इन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। समझ में? यहां तक समझ बिल्कुल, बराबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सरफेस लैंडमार्क इज मिड क्लेविकल लाइन, ये तो मैंने आपको बताई दी। फर्स्ट वन इज क्लेविकल, सेकंड वन इज एक्सटर्नल एंगल, थर्ड वन इज निप्पल, फोर्थ वन इज सुप्रास्टर्नल नॉच, ठीक है। अब नाउ मिड क्लेविकल लाइन, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन है मिड क्लेविकल लाइन, और ये मिड क्लेविकल लाइन क्या होती है? ये टिप ऑफ द नाइन्थ जो कोस्टल कार्टिलेज है वहां से लेके, तो ये हमारा मिड इंग्वानल लाइन। अब मैं आपको कैसे बनाऊं, इसको डिलीट करना पड़ेगा अपने को, इतना समझ में आया? तो यहां से चली और ये नाइन्थ का जो टिप यहां तक आएगी, ये मिड क्लेविकल लाइन, ये नीचे जा रही है, है ना। ये कहां जा रही है? इंग्वानल लिगामेंट पे, ये अपने मन। अब यहां से हमारा मिड क्लेविकुलर पॉइंट से चला अपना मिड क्लेविकुलर लाइन लाइक दिस, तो मिड इंग्वानल लिगामेंट तक पहुंची, ठीक है। मिड क्लेविकल लाइन, क्लेविकल के मिड से निकली और इंग्वानल लिगामेंट के मिड तक पहुंची, तो इसको कहते हैं मिड इंग्वानल, और नाइन्थ रिब के हेड को क्रॉस करके आती है। दिस इज मिड क्लेविकुलर लाइन, दिस वन। या समझ में आया आपको? और लास्ट बट नॉट लिस्ट एपिगेस्ट्रिक फोसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एब्डोमेन जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर स्टमक को कहते हैं गेस्टर, क्या कहते हैं? गेस्टर, ठीक है। तो ईपी मतलब ऊपर, गेस्टर के ऊपर, फोसा मतलब डिप्रेशन। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो हमारा इसोफेगस है और यहां से हमारा ये लाइक दिस, ये हमारी पोजीशन होती है अंदर, यहां से ड्यूटीनम, ओके। ये हमारा स्टमक है। तो ये जो फोसा दिख रहा है ये हमारे ये रिब्स है, ये रिब्स के बाद यहाँ पर ये पॉइंट, ये होता है एपिगेस्ट्रिक फोसा। जनरल जो एसिडिटी का पेन होता है एपिगेस्ट्रिक पेन बोलते हैं उसको। ये अपेंडिक्स का जो फर्स्ट, अपेंडिसाइटिस का जो फर्स्ट पेन होता है इन जनरल यहाँ पर फील होता है और फिर नीचे की तरफ जाता है और मैकबर्नी स्पाइन पे जाकर सेटल हो जाता है राइट इंग्वाइनल फोसा के अंदर। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको जब एब्डोमेन पढ़ाऊंगा तब। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इसको एपिगेस्ट्रिक फोसा कहते हैं। ईपी मतलब ऊपर, गेस्टर मतलब स्टमक के ऊपर, और जो डिप्रेशन जो हॉलो स्पेस है लिप्स के जस्ट बाद जो नरम पोर्शन है वो एपिगेस्ट्रिक फोसा है। ये हमको जो एसिडिटी होती है, जो जलन जो होती है वो एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर होती है। Is it clear? So these are the surface landmarks of pectoral region. Now we will start with the muscles of pectoral region. तो डायग्राम अपन इसी को इस्तेमाल कर लेंगे, इसी डायग्राम को यूज करेंगे, ओके। फिर से नहीं बनाएंगे अपन, तो एक ही डायग्राम में हमारा बहुत सारे काम हो जाएंगे, बराबर। तो दीज आर दी, ओहो वेरी डिजिटल जमाने में चौक से इस्तेमाल करते हैं, बट मुझे इसमें पढ़ाने में मजा आता है, चौक से पढ़ाने में मजा है। आपके सामने ड्रॉ करूंगा तो ही समझ में आएगा, डायग्राम उठा के मैं रख दूंगा या कहीं से लाके रख दूंगा तो आपको समझ में जाएगा। आपके सामने जब ड्रॉ होगा तो समझ में आएगा हाँ बॉडी में ऐसा होता है, और एग्जाम के अंदर आपको डायग्राम बनाने में इजी होगा, क्योंकि एनाटॉमी के अंदर डायग्राम ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ड्रॉ करना ही होता है। जब तक ड्रॉ करके प्रॉपर लेवलिंग नहीं करेंगे तो फिर अच्छा ये क्या है कि लाइफ लॉन्ग याद रहेगा आपको। दीज आर द कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वेरी गुड, दिस वन इज सिक्स्थ, ओके, this one is sixth and this one is seventh, बराबर। this one is seventh, ये 1 2 6 4 6 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8th का ये आपस में जुड़ी है, 9th इससे जुड़ गई आके, 10th इससे आके जुड़ गई,
है ना, 11th 12th फ्लोटिंग रिब्स है। इज इट क्लियर? यहां पर हमने बनाया सामने से, अब पीछे की तरफ से आएगा अपना स्केपुला। स्केपुला इज अ बैकबोन, पीछे की तरफ होती है ना। अगर थोरेक्स की बात करें तो लेटरली और अपर मोस्ट, अपर पार्ट में, ये हमारा लेटरल साइड है, दिस इज मिड लाइन, ये लेटरल साइड है, ठीक है, इधर लेटरल, तो यहाँ पर पीछे की तरफ है ना, यहाँ पर हमारे होती है स्केपुला। तो मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल के बना रहा हूँ, ये तो अंदर की तरफ रहती है, पर मैं इसको बाहर इसलिए कि आपको याद रहे, है ना, इसको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं समझना, हमें बाहर निकाल रहा था कि हमको पढ़ने में आसानी हो, ये सुप्रा स्केपुलर नॉच है, और मैं इसके नीचे बना रहा हूँ, जबकि उधर पीछे से होती है बेटाई, है ना, पर हमको समझाना है अभी आपको, इसलिए मैं इसको बाहर, ताकि आपको याद रहे। ये दिस इज कोरेपाइड प्रोसेस, ये गिलनाइट कैविटी, एंड दिस वन इज लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, है ना। इधर जाएंगे अपन यहाँ पे, ये लाइक दिस ऐसे आती है स्केपुला, बराबर। पर मैं इसको नीचे भी कर रहा हूँ और बाहर की तरफ बना, ताकि आपको याद रहे कि आप स्केपुला पीछे की तरफ से, इससे जुड़ता है हेड ऑफ द ह्यूमरस। इसे समझाने के लिए बना रहा हूँ, है ना, एग्जैक्ट बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये आपस में बहुत नजदीकी होती है इनकी मुलाकातें, ठीक है, लाइक दिस इज ह्यूमरस। और ये भी ऐसा अनेक रेशो में नहीं बना रहा हूँ, ये रेशो बिगड़ गए, ये बड़ी बना दी, जबकि ये तो बड़ा पोर्शन है ना, लेकिन हमको समझने के लिए हमारे, दिस वन इज ए ह्यूमरस, मीडियल एपिकोंडाइल, कैपिटल, लेटरल एपिकोंडाइल, ओके, हमारे समझने के लिए दिस इज हेड ऑफ द ह्यूमरस। अब हमको पढ़ना है मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन। तो मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन के अंदर देयर आर 4 मसल्स, सबक्लेवियस, ओके, देन पेक्टोरिस माइनर, पेक्टोरिस मेजर एंड सेरेटस एंटीरियर, 4 मसल्स होती हैं पेक्टोरल रीजन में। पेक्टोरल रीजन मायोलॉजी की बात करें तो हमारे पास 4 मसल है इसके, सब मतलब नीचे, क्लेवियस मतलब क्लेविकल के नीचे, ऐसे याद रखना, हमेशा याद रहेगा, सब क्लेवियस, देन पेक्टोरेलिस मतलब पेक्टोरल रीजन में मिल रही, माइनर, माइनर मतलब छोटी, है ना, तो पेक्टोरलिस माइनर, एक होती है पेक्टोरलिस मेजर, मेजर मतलब बड़ी, एंड लास्ट वन इज सेरेटस। सेरेटस समझते हैं, दांते होते हैं ना, दांते, कंगा होते हैं, कॉम, उसके कैसे सेरेटस निकलते हैं, दांते निकलते हैं ऐसे ही, लाइक दिस, तो सेरेटस एंटीरियर, इसके डिजिटेशंस होते हैं, 8 डिजिट पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको। तो सेरेटस एंटीरियर, एंटीरियर इसलिए कहा कि एंटीरियरली मिल रहे हैं, सेरेटस एंटीरियर, ओके। तो ये 4 मसल्स हैं जिनको हमको पढ़ना है, और इसी डायग्राम में पढ़ लेंगे इसको, ओके। तो सब के लिए इसकी बात करेंगे हम, सबसे मसल्स ऑफ दी पेक्टोरल रीजन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सबक्लेवियस की। तो सबक्लेवियस इज ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट रिब नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, इससे होती है, मैं इससे बना रहा हूं रेड कलर से, ओरिजिन रेड से बनाते हैं हम जनरली, इंसर्शन हम ब्लू से बनाते हैं, एक यूनिवर्सल यूज होने वाला कलर है यूनिवर्सली, ओके। तो फर्स्ट रिब, दिस वन इज फर्स्ट रिब, है ना, इसको बड़ा खूबसूरत बनाना पड़ेगा, मैंने जल्दी में थोड़ा सा इसकी खूबसूरती के अंदर थोड़ी सी दाग लगा दी, लाइक दिस इज फर्स्ट रिब, ओके। ये क्लेविकल ऊपर है ना, और क्लेविकल के नीचे से निकल रही है फर्स्ट रिब बेटा, है ना, यहाँ से इसके नीचे से निकली है ये, ओके, और यहाँ पर आकर ये मेनिब्रम स्टर्नाइस आके जुड़ी, ओके। यहाँ पर क्लेविकुलर नॉच है, इस मेनिब्रम स्टर्नाइस हेड, यहाँ पर क्लेविकल आकर जुड़ा है, और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाया है, ओके। और ये कैसा होता है, राउंडेड होता है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है आपने, मैंने पढ़ा है आपको एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो इट इज राउंडेड होता है, जिस्टर्नल एंड होता है, और ये अपना स्केपुलर एंड है अपना, एक्रोमियल एंड कहलाता है, क्योंकि अपन एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्केपुला से जाके जुड़ती है, ओके। ये फ्लैट होता है, फ्लैट एंड अबो डाउनवर्ड्स, और ये थोड़ा सा राउंडेड होता है, ये बड़ा भी होता है। चलो वो बात की बात, हम बात करेंगे सबक्लेवियस की। तो पीछे जाना जरूरी, एनाटॉमी में एक दूसरे को कोरिलेट करना पड़ता है, तब आप एनाटॉमी को समझ पाएंगे एनाटॉमी है क्या। अगर आप सिर्फ एक एक चैप्टर वाइज चलते जाएंगे और उसको कोरिलेट नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो आप एनाटॉमी रटेंगे, समझेंगे नहीं। अगर आपको एनाटॉमी समझना है तो आपको उसके एक दूसरे से कोरिलेट करते आना चाहिए, ये चीज कहां से कहां जुड़ रही है, क्योंकि हमारी बॉडी फिक्स है, जैसे मैथ्स के अंदर हर चीजें फिक्स होती है ना, जो है वो है, ऐसे बॉडी में जो चीज है वही, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, ऊपर वाले जैसा बनाए वैसे रखना है उसको, तो फिक्स चीज है सारी की सारी, तो उसको रटेंगे तो भूल जाएंगे, एग्जाम पास कर लेंगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग चीज वो याद नहीं रहती है। तो इसको लाइफ लॉन्ग याद रखने के लिए एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्लेविकल छोटा सा डिवाइस भी कर दिया यहाँ पे। तो दिस इज फर्स्ट रिब, है ना, तो ये है अपना फर्स्ट कोस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन नियर द कोस्ट्रो, तो सबक्लेवियस इज ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट रिब नियर द कोस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन, मतलब यहां से ओरिजिन हो रहा है इसका, दिस इज ओरिजिन ऑफ सबक्लेवियस, ये समझ में आया आपको, है ना। और सब मतलब नीचे, और क्लेवियस मतलब क्लेविकल के नीचे, तो इसका जो इंसर्शन होता है ऑन द सबक्लेवियन ग्रूव ऑफ क्लेविकल, जो हमारी इंफीरियर सरफेस मैंने आपको पढ़ाई थी इसके अंदर, उसके अंदर एक ग्रूव बताया था, जब हम उसके साइड डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसमें बताते हैं कि सब क्लेवियन ग्रूव लाइज इन इंफीरियर सरफेस,
ओके, क्लेविकल है, आपको क्लेविकल हाथ में दिया तो आपको उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है। मेरे हाथ में क्लेविकल है, डस्टर है ये। ओके, तो इसके मान लो फॉर एग्जांपल राइट साइड की है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज राइट साइडेड क्लेविकल। तो ये एक्सटर्नल एंगल पता है कि मोटा सा होता है, बड़ा सा होता है, तो अब इसको इस साइड रख लेंगे। और जो लेटरल एंगल होता है या लेटरल एंड होता है, ये एक्सटर्नल एंड है और एक्रोमियल एंड है, तो ये फ्लैट एंड अबव डाउनवर्ड्स थोड़ा चपटा सा दिखेगा, तो आप उसको साइड रख लेंगे। अब और देखना है कि सभी राइट की है कि लेफ्ट की, क्योंकि इस वाली को ऐसा रखेंगे तो भी ऐसा हो सकता है, लेफ्ट वाले को राइट में रखेंगे तो भी दिख सकती है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसकी इंफीरियर सरफेस देखेंगे तो हमको ग्रू दिखेगा। ग्रू मतलब खाचा, लाइक दिस। दिख रहा है आपको ये? ऐसा इसमें ग्रू दिखेगा, सब क्लेवियन ग्रू कहते हैं उसको। हाँ, वहां पर सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। तो दिस मसल originates from first rib near the costochondral junction and insert on the subclavian groove like this। ऐसे यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी सबक्लेवियस। इज इट क्लियर? ये समझ में आपको सबक्लेवियस? ये मसल समझ दोनों में होगा। पहचान कैसे करेंगे कौन सी राइट क्लेविकल है कौन सी लेफ्ट? ये बताया ना। उसके बाद इसके दो चीजें और हैं क्लेविकल को अपने को साइड डिटरमिनेशन करने के लिए कि इसका जो मीडियल 1/3 है, मीडियल 2/3 कैसा होता है? ये क्या है? कॉन्वेक्स। ओके, और लेटरल 1/3 कॉन्केव होता है। तो हमारी क्लेविकल कैसे होती है? ऐसा समझो आप इसको, है ना? ये एसीआई है ना, और ये एसीआई। आगे बात समझ? तो मीडियल 2/3 इज कॉन्वेक्स और लेटरल 1/3 इज कॉन्केव, लाइक दिस। ये अरे समझ? अब इसको आप इधर रखेंगे तो भी ऐसे लगेगा, जब तक अपने हाथ में बोन नहीं होगी। तो मैं आपको तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर करना, बोन से ज्यादा समझ में आता है। तो आप बोन हाथ में ले, एनाटॉमी लैब के अंदर जाए, बोन हाथ में ले और उसको समझे। तो सबसे पहली चीज, मीडियल 2/3 इज कॉन्वेक्स, है ना, एंड लेटरल 1/3 इज कॉन्केव। आई समझ में बात मेरी? यहां से नहीं समझ में आए तो बटन खोलो, यहां से हाथ लगाओ, समझ में आ जाएगा। क्या बाहर निकलती हुई तो कन्वेक्स हो गई और अंदर डिप्रेशन जा रहा है थोड़ा सा इस साइड में, लेफ्ट आखिरी में लेटरल एंड की तरफ, एक्रोमियल एंड की तरफ कन्वे हो गई। ठीक है, ये समझ में। अपनी बॉडी पे इसको प्रैक्टिकल करो तो समझ में आता है। एनाटॉमी तो मजा तभी आता है पढ़ने में, रटने में नहीं। अपने आप के ऊपर समझो उसको, यार मेरी बॉडी में चीज कहाँ है, कैसी है, वही फील करो उसको। आपकी बॉडी को आप छू सकते हैं ना, वो तो कोई रोकेगा नहीं आपको, कौन छू रहे हो, है ना? यस, सो दिस इज सबक्लेवियस। ओके, ये हमारी फर्स्ट मसल हो गई साहब। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, जब भी मसल हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया बायोलॉजी के अंदर, तो मसल के अंदर ओरिजिन देखना है, इंसर्शन देखना है, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, और अगर इसकी कोई अप्लाइड एस्पेक्ट हो तो अप्लाइड। इन 5 पॉइंट के अंदर आपको मसल को डिस्क्राइब करना है। शॉर्ट नोट आएगा, अगर ये 5 पॉइंट इसमें मिल रहे हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिले। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, और टू दी पॉइंट लिखो। जैसे हमने लिखा कि भाई ओरिजिन फ्रॉम द फर्स्ट टिप नियर द कोस्टोकोनल जंक्शन, इंसर्शन इन द सबक्लेवियन ग्रोव ऑफ क्लेविकल, इन्फीरियर सरफेस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, अब नर्व सप्लाई, तो जैसा इसका नाम है वो इसके नर्व का नाम है, नर्व टू सबक्लेवियस। जब मैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाऊंगा उसे बताऊंगा कहां से सबक्लेवियस, अभी बताऊंगा समझ में नहीं आएगी, तो आप सिर्फ अभी दिमाग में रखिए नर्व टू सबक्लेवियस। ओके, इसका नर्व सप्लाई हो जाएगा। अब एक्शन, एक्शन बहुत आसान है कि क्या कर रही है ये, यहां पे है इसका ओरिजिन और यहां पर इंसर्शन, तो स्टडीज द क्लेविकल। स्टडीज, स्टडीज मतलब पकड़ के रखना, स्थिर करना। ओके, स्टडीज पकड़ के रखना, स्थिर करके रखना, स्टडीज द क्लेविकल ड्यूरिंग द मूवमेंट्स। ये मूवमेंट यूं 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 कर रहे हैं तो क्लेविकल को उसकी जगह पर पकड़ के रख रही है। आगे समझ में? एक इसका एक्शन है बस, ये आपके सब क्लियर हो गई। शॉर्ट नोट है, ऐसा लिखा आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट मसल इज अवर पेक्टोरिस माइनर। सो पेक्टोरिस माइनर originates from third, fourth and fifth rib near the costochondral junction। ओके, ये देखो 1 2, अभी थर्ड है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब नियर द कोस्टोकोंडल जंक्शन। ये आपका ओरिजिन हो गया किसका? पेक्टोरिस माइनर का। ये फाइबर्स इस ऊपर की तरफ चले लाइक दिस, और इसका इंसर्शन होता है कोरेकॉइड प्रोसेस के ऊपर, इसके पुला जो मैं आपको पढ़ाया था, कोरेकॉइड प्रोसेस इसके पुला का। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि इसका कोरेकॉइड प्रोसेस मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रोसेस थे, कोरेकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियल प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस पीछे की तरफ। अगर आपको फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, दिस वन इज अवर स्केपुला, दिस इज द कोरेकॉइड प्रोसेस, है ना। अब मैं बैक साइड से बना रहा हूं, है ना। यहां पर था इसका पोस्चर,
डॉर्सल एस्पेक्ट बना रहा हूं, है ना बेटा। दिस वन इज स्पाइनस प्रोसेस एंड दिस वन इज एक्रोमियन प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, और दिस वन इज, इसके नीचे से ये टिप दिख रही है हमको यहाँ पर, दिस इज कोरेक्वाइट प्रोसेस, हम पीछे से देख रहे हैं इसके पुला को, ठीक है। यहां पर हमारा, मैंने बताया ना कि एक्रोमियन, यहाँ पे क्लेविकल आके जुड़ेगी लाइक दिस, ये क्लेविकल है, और यहां से क्लेविकल लाइक दिस, मीनिंग ये क्लेविकल है आगे की तरफ, यहाँ स्टर्नम आ जाएगा, गैप हो गया चेस्ट का। इसकी जो हमारा स्केपुला है इसके ऊपर रखा हुआ है, रिब्स के ऊपर, यहाँ पे कोस्टल सरफेस आगे की, और वेंट्रल सरफेस, या ये डॉर्सल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। और इसकी पहचान क्या है कि प्रेजेंस ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, इसकी पहचान है इसकी। इज इट क्लियर? सो पेक्टोरलिस माइनर मसल इंसर्टेड ऑन द कोरेक्वाइट प्रोसेस, ठीक है। ये अपना कोरेक्वाइट प्रोसेस है, तो फाइबर से चले यहां से पूरे, ये कोरेक्वाइट प्रोसेस पे चले लाइक दिस। तो दिस इज अवर पेक्टोरलिस माइनर। इज इट क्लियर? दिस इज पेक्टोरलिस माइनर। इसका को बहुत खूबसूरत बनाना आती है, बना दो इसको आप। दिस इज पेक्टोरलिस माइनर। इज इट क्लियर? तो क्या हो गया, ओरिजिन हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब नियर द कोस्टोकोंडल जंक्शन, इंसर्शन ऑन द कोरेक्वाइट प्रोसेस, ठीक है। नर्व सप्लाई मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये सारी नर्व्स मैं आपको जब कब पढ़ाऊंगा, जब ब्रेकल प्लेक्सस पढ़ाऊंगा, तो वहां पे सारी की सारी नर्व्स को बताऊंगा। अभी यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा तो मजा नहीं आएगा। आप सिर्फ अभी तो यहाँ इसको याद रख लो कि ये नर्व सप्लाई करती है। इसके बाद हम जब पेक्टोरल रीजन के बाद ब्रेकल प्लेक्सस ही पढ़ाएंगे, तो उसके बाद अपन देख लेंगे कि ये नर्व्स कहां से आएंगी, तो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रेकल प्लेक्सस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है, उसको तो याद रखना ही, लाइफ लॉन्ग याद रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी अप्लाइड एस्पेक्ट है। जितनी हम चेस्ट की मसल्स, अपर लिम्ब की मसल्स पढ़ेंगे, उसके अंदर सारी की सारी नर्व सप्लाई कहां से आएंगी, ब्रेकल प्लेक्सस से आएंगी, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम उसी से आएंगे, ठीक है। सो ये हमारी हो गई पेक्टोरलिस माइनर। अच्छा, अभी सामने की तरफ है, तो इसने क्या क्या काम कर रही है, एक्शन देखेंगे। नर्व सप्लाई हो गया, अब हम एक्शन देखेंगे। ओरिजिन हो गया, इंसर्शन हो गया, नर्व सप्लाई हो गया, मीडियल लेटरल पेक्टोरल नर्व। नाउ वी विल सी द एक्शन। तो स्टेडीज द स्केपुला, देखो इसने स्केपुला को यहाँ पे पकड़ के रखा है, खींच के रखा है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्केपुला को हिलने नहीं देगी, मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं करने, नॉर्मल मूवमेंट करने देगी, बराबर। तो इसको स्टेडीज द स्केपुला, स्केपुला को पकड़ के रखना, स्थिर करके रखना। हेल्प्स इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन, देखो ये लंबी सांस ली, गहरी सांस ली, तो उसके अंदर ये मदद करती है। ये खिंचाएगी तो इसको एक्सपांड होने का टाइम लगे, अंदर लंग्स के अंदर एक्सपांशन हो रहा है, तो ये हेल्प्स इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड डिप्रेस द पॉइंट ऑफ शोल्डर। देखो यहां पर है, अभी क्लेविकल भी आएगा, यहाँ पे स्केपुला भी आएगी, ये हमारा पॉइंट ऑफ शोल्डर बन रहा है, तो इसको इधर नहीं आया, इसको डिप्रेस करके रख रही है, इस पॉइंट ऑफ शोल्डर को डिप्रेस दी पॉइंट ऑफ शोल्डर। ये तीन एक्शन है इसके, समझ में आया आपको ये? इट इज अबाउट द पेक्टोरलिस माइनर, है ना। आप कौन सी मसल अपनी, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। सो पेक्टोरलिस मेजर को याद रखना है, इसके ओरिजिन को याद रखना है, बहुत काम का है। इसका कलर अपन लेते हैं ब्लू, ताकि दिखेगा पूरा, है ना। तो इसके चार ओरिजिन है, कितने, 4। नंबर 1, मिडिल हाफ एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, दिस इज क्लेविकल, सामने से देख रहे हो तो एंटीरियर सरफेस, और मिडिल हाफ आधा, मतलब ये मिडिल हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, मिडिल हाफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, ठीक है। सेकंड, हाफ ब्रेड्थ ऑफ स्टर्नम, आधी चौड़ाई स्टर्नम की, आधी दूसरी लेगी ना, ये राइट साइड के मान लो, लेफ्ट की तो राइट वाली भी लेगी, तो हाफ ब्रेड्थ ऑफ द स्टर्नम, तो ये भी इसका ओरिजिन हो गया, ओके। मिडिल हाफ ऑफ द क्लेविकल, हाफ ब्रेड्थ ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इसका ओरिजिन 2nd to 6 कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। क्योंकि अभी क्या बचा है, फर्स्ट पे तो सब क्लेविस हो गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेक्टोरलिस माइनर हो गई, तो अब सेकंड है और फिफ्थ है और सॉरी सिक्स्थ है ना।
तो ये खाली बची, तो सेकंड टू सिक्स ये तो लेगी लेगी, यहां से लेके पूरा इसका ओरिजिन है सिक्स तक, ठीक है। ये आगे समझ में, दिस इज द पॉइंट फॉर ओरिजिन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। इसके साथ साथ कुछ एपोन्यूरोसिस मैंने आपको बताया था, एपोन्यूरोसिस किसको कहते हैं, जब मैं आपको मसल पढ़ाया था उसका बताया कि टेंडन, एपोन्यूरोसिस, लिगामेंट, जो फ्लैटेन टेंडन होते हैं उसको हम कहते हैं एपोन्यूरोसिस। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो एब्डोमेन की होती है, जब एब्डोमेन पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, क्योंकि एब्डोमेन वाला पोर्शन हो गया ना, इसके मसल्स ऐसे जाएंगी, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स जो होती हैं उसके एपोन्यूरोसिस इसका ओरिजिन होता है। तो 4 पॉइंट इसके ओरिजिन के हुए, मिडिल हाफ, anterior surface of clavicle, half breadth of the sternum, second to six costal cartilages, और some fibers from external aponeurosis of external oblique muscle, ठीक है। और ये इंसर्ट होती जाके ह्यूमरस के ऊपर, कहां पर होती है, ह्यूमरस के ऊपर, दिस इज ह्यूमरस। तो यहां पर ह्यूमरस की जब मैंने आपको ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ाई थी तो एक आपको बाइसिपिटल ग्रू पढ़ाया था, ठीक है। तो बाइसिपिटल ग्रू जो होता है वो क्या होता है, बाय मतलब दो, सिपिटल हेड हो, और ग्रू मतलब खांचा, एक ऐसा खांचा लाइक दिस, ये दिस इज ग्रू, एक अंगली में नीचे करिए, दो ऊपर करिए, बाय दो हेड वाला ग्रू खांचा। भाई कोई भी डिप्रेशन की बात करें खांचे तो हमको नीचे में एक फ्लोर मिलेगी, बाकी दो उसके हेड मिलेंगे, ग्रू मिलेंगे, ठीक है। सो जो हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल है वो जाके लेटरल लीप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रू के ऊपर जाकर ये इंसर्ट होती है। लेटरल लीप पर पेक्टोरलिस मेजर, मीडियल लीप के ऊपर टेरिस मेजर, और जिसका फ्लोर है जो खांचा जहां पर, वहां पर लेटिसिमस डॉर्स है। ये 3 मसल का है। तो इसके लिए हम फार्मूला याद रखना, लेडी बिटवीन टू मेजर, लेडी बिटवीन टू मेजर, ओके। डार्क शर्ट में ये प्रॉब्लम, लेडी बिटवीन टू मेजर, ये हम पढ़ते थे उस जमाने से, हमको सिखाया था, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। ये एक अपना थंब रूल है याद रखने का। तो यहां पर हमारा ये ह्यूमरस है, विजिट कीजिए, यहाँ पर हमारा ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है ना। ये अगर हम यहाँ पे किधर से देख रहे हैं, एंटीरियरली देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर एक लेसर ट्यूबरकल होता है और एक ग्रेटर ट्यूबरकल है, ठीक है। तो ये लाइक दिस, यहाँ पर हमारा एक ग्रू बनता है, ठीक है। तो जो लेटरल लीप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रू है वहां पर हमारी हो गई इंसर्शन किसका, पेक्टोरलिस मेजर का, ठीक है। मीडियल लीप ऑफ बाइसेप्टल ग्रू पर टेरिस मेजर का, टेरिस मेजर यहां से निकली, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मसल्स है ना, स्केपुला की, स्केपुलर रीजन की, तब टेरिस मेजर पढ़ाऊंगा, वहां भी बताऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर लेटरल लिप, इतना याद रखो, लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रू पर इंसर्शन हो रहा है हमारा पेक्टोरलिस मेजर का, ये हमारा मान लो लेटरल लिप है, तो ये हमारी आ जाएगी पेक्टोरलिस मेजर। इज इट क्लियर? ये सबसे ऊपर की तरफ हमारी पेक्टोरलिस मेजर है। ये डायग्राम समझ में आया आपको? पेक्टोरलिस मेजर, उसके नीचे पेक्टोरलिस माइनर, सेपली सब नीचे आ गए, इसके ऊपर आ गए। इज इट? यहाँ पर ह्यूमरस पर आकर लेटरल लीप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रू इन द ह्यूमरस, इसका इंसर्शन हो गया पेक्टोरलिस मेजर का। ये डायग्राम समझ में आया? ये तीनों मसल समझ में आई? अब इसका नर्व सप्लाई, इसमें भी जो नर्व सप्लाई है मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व है। एक्शन क्या है इसका, सबसे पहले करता है ये, देखो यहां पर है ह्यूमरस पे इसका इंसर्शन हो रहा है, ह्यूमरस यहाँ है और यहाँ पर अगर इसने इंसर्ट किया यहाँ पे, ये तो हमारा एक्सिला है, यहाँ पर है, ये दिखने में यहाँ पे इतना दूर दूर दिख रहा है, ऊपर यही है ना, समझ गए, यहीं पर आ जाएगा ये तो अपना बराबर, यहाँ से अंदर से निकल गई आई मसल, यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। तो क्या करेगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एडक्शन, दिस मूवमेंट इज नोन एज एडक्शन, इट इज एबडक्शन, ये एडक्शन। तो एडक्शन कराए सबसे पहले इसने, देन इस साइड में है तो ये मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म, ये आर्म है, दिस इज फोर आर्म, तो मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म, देन क्लाइंबिंग, चढ़ने में, ठीक है, एंड फ्लेक्शन ऑफ द आर्म, ठीक है। फ्लेक्शन मतलब टुवर्ड्स द ट्रंक, एक्सटेंशन मतलब अवे फ्रॉम द ट्रंक, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। Ninth, okay, this one, first, second,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 9 है ना, और ये 10। इसकी जरूरत नहीं है, अपना बना देते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हमारा स्केपुला, दिस वन इज स्केपुला। तो सेकंड से लेके इसकी जो पोजीशन होती है सेकंड से 6 तक होती है इसकी पोजीशन, है ना। तो ये हमारा सुपर स्केपुलर नॉट कोरियोपेक प्रोसेस, ये हमारा लाइक दिस। ओके, दिस वन इज स्केपुला। ये कोस्टल सरफेस बना रहे हैं इसको, ठीक है। ये कोस्टल सरफेस है स्केपुला की। ओके बेटा, दिस वन इज कोस्टल सरफेस। और पीछे से हमको निकलता दिखेगा एक्रोमिक प्रोसेस, बस इसकी जरूरत नहीं है। इस कोस्टल सरफेस अपर एट्रिस के यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दीज आर दी 8 डिजिटेशंस, इसलिए हम सेरेटस बोल रहे हैं इसको। ओके, क्या कह रहे हैं इसको? सेरेटस। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिजिटेशंस अपर एट्रिस। ओके, ये 8 डिजिटेशंस हो गए। इंसर्शन इसका जो होता है, इट इज इंसर्टेड ऑन कोस्टल सरफेस अलोंग विद मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। ये कोस्टल सरफेस है और ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है। तो ये दिस इज द इंसर्शन ऑफ सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। यहां तक कोस्टल सरफेस, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। तो दिस पॉइंट इज फॉर इंसर्शन ऑफ सेरेटस एंटीरियर। ओरिजिन इंसर्शन समझ में आया? ओरिजिन फ्रॉम 8 ट्रिप्स, फ्रॉम 8 ट्रिप्स बाय 8 डिजिटेशंस, 8 डिजिट आए, है ना। इसमें अलग अलग फाइबर्स आते हैं, ये ऐसे आके यहाँ से 2 फाइबर्स ऐसा है, यहाँ जुड़े अपने, है ना। ये ऐसा है, यहाँ से 3 ऐसे गए, लाइक दिस। ये हमारी सेरेटस एंटीरियर है। इज इट क्लियर? आगे समझ में? ओरिजिन समझ में आया? इंसर्शन कोस्टल सरफेस, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, ठीक है। इसके अंदर ये कोस्टल सरफेस याद जरूर रखना है ना, ये कोस्टल सरफेस है, दिस इज अ कोस्टल सरफेस, ये जरूर लिखना है उसमें, कोस्टल सरफेस में, ठीक है। ये हो गया। नाउ डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स है वो कैसी है? पोस्टीरियरली बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द स्केपुला। देखो यहां से ये फाइबर्स ऐसे चले पीछे की तरफ जाएंगे, पोस्टीरियरली बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द स्केपुला, पीछे भी जाएंगे, स्केपुला की तरफ जाएंगे। अपन स्केपुला बाहर निकाल के बताइए, स्केपुला तो अंदर इस साइड है ना, तो फाइबर्स न्यू गए पीछे, पोस्टीरियरली बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द स्केपुला, क्योंकि इसका मीडियल बॉर्डर पे जाके इंसर्ट होना है उसको, कोस्टल सरफेस मीडियल बॉर्डर, फाइबर्स यहां से निकले, सेरेटस एंटीरियर, मसल एंटीरियर से गई और फाइबर गए पोस्टीरियरली। ओके, और सेरेटस मतलब ये ऐसे, सेरेटस मतलब दांते निकले इसके, ठीक है। नर्व सप्लाई, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, सबसे आसान, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, इसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी कहते हैं, है ना। C5 C6 C7 इसका रूट वैल्यू होता है, पढ़ाऊंगा बेरकल प्रेशर तब पढ़ाऊंगा। C5 C6 C7 इसको रूट वैल्यू होती है। ओके, तो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इसके अंदर पांचों पॉइंट मिलेंगे हमको, ओरिजिन मिलेगा, इंसर्शन भी मिलेगा, नर्व सप्लाई भी दे रहे हैं हम, एक्शन भी देंगे, प्लस इसका अप्लाइड एस्पेक्ट भी। तो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाने वाली मसल है, इसको अच्छे समझ लिया आपने, ठीक है। नाउ इसके एक्शन की बात करेंगे, ओरिजिन हो गया, इंसर्शन हो गया, नर्व सप्लाई हो गया, अब एक्शन की बात करेंगे। तो हेल्प्स इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जो सांस लेते हैं ताकत के साथ जो सांस ले रहे हैं उसके अंदर मदद करती है, प्लस स्टेबिलिश द स्केपुला ड्यूरिंग दी वेट बियरिंग, जब हम कोई वजन उठा के चलते हैं तो इसमें स्केपुला को पकड़ के रखती है, क्योंकि पूरा वजन इस पे आता है ना। वेट बियरिंग कंडीशन में वजन एकदम ताकत का उठा के रखेंगे तो उसमें अपने को हेल्प करेगी, कौन? सेरेटस एंटीरियर। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन पुशिंग एंड पंचिंग मूवमेंट्स, ये धकाने की, धकाते किसी को धकाते हैं ना, जैसे पंचिंग करते हैं, उसमें भी हमको ये हेल्प करती है। देन एबडक्शन, हमने जो पेक्टोरस मेजर देखी थी वो एबडक्शन कर रही थी, ये एबडक्शन करेगी अप टू 90 डिग्री, ठीक है। यहां से चले ये अपने, तो अप टू 90 डिग्री एबडक्शन में ये हेल्प कर रही है, तो इसका एक्शन हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अप्लाइड एस्पेक्ट, तो इंजुरी टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व, अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व को इंजुरी होती है ना, काजेस पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर, तो इसका पैरालिसिस हो जाएगा। जब नहीं, सुनो सुनो इसको, जब पैरालिसिस होगा तो क्या होगा, इसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी, तो इसके ऊपर क्या लटक जाएगा, क्या हो जाएगा,
अभी बिल्कुल यहाँ चिपका हुआ है, अब वो क्या हो जाएगा, झूल जाएगा, तो इसको कहते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला। ओके, दिस टर्म इज नोन एज विंगिंग ऑफ स्केपुला। ये इसका अप्लाइड में लिखना है, विंगिंग ऑफ स्केपुला। हाँ, सेरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज हुई, लेकिन हुई क्यों? क्योंकि इसकी जो नर्व सप्लाई है वो खत्म हो गई, उसको इंजरी हुई है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हुई है, तो इसको ये कंडीशन है विंगिंग ऑफ स्केपुला। आपने बुक के अंदर बीडीसी में देखा डायग्राम भी दिया है। ये अपना जो स्केपुला यहाँ है, ये कैसा हो जाएगा, अगर आप ऐसा करके अपना महसूस करेंगे, ये हाथ है ना, यहाँ पर ये पॉइंट पे, तो आपकी स्केपुला बाहर निकली देखिए, जैसे मतलब लटक जाएगी, उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी तो झूल जाएगी। ओके, दिस इज नोन एज विंगिंग ऑफ स्केपुला। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द पेक्टोरल रीजन। चारों मसल हो गए, पेक्टोरल रीजन का अपन सरफेस लाइन मास देख लिया, कैसा बना वो देख लिया, तो पेक्टोरल रीजन आज ही खत्म हो गया। अब पेक्टोरल रीजन में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, जनरली शॉर्ट नोट के अंदर ये पूछा जाता है। तो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो है हमारा, वो है कोस्टो कोरेकाइड मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। कोस्टो मतलब रिब्स, कोरेकाइड मतलब कोरेकाइड प्रोसेस तक जाने वाली रिब्स, मतलब कोरेकाइड प्रोसेस तक जा रही जो मेम्ब्रेन है, एक तरीके शीट है, ये एक शीट के लिए अपन इसको, ठीक है। तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू शीट कंसिस्टिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड फैट, दो चीज होती है, फाइब्रस टिश्यू होता है इसमें और फैट होता है, एंड इट लाइज बिलो द पेक्टोरलिस मेजर मसल। अगर हम पेक्टोरल रीजन का कट सेक्शन लें, है ना, सजाइटल सेक्शन ये वाला, पैरेलल टू मीडियन प्लेन, सजाइटल सेक्शन ये वाला, ठीक है, ठीक। तो यहां से हम ब्रेस्ट वाले रीजन से लेते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, तो कैसा दिखेगा, देखो ये हमारी क्लेविकल है, दिस इज क्लेविकल। ओके, अब यहां पर ये हमारी सबक्लेवियस मसल है कट सेक्शन में ना बेटा, और यहां पर पेक्टोरलिस माइनर मसल है, एक्सिला के लेवल पे ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया होता है वो अबोव अटैच होता है क्लेविकल से यहां पर, ठीक है, और ये स्प्लिट करता है और सबक्लेवियस को इनक्लोज करता है, ऐसे ऐसे करके इनक्लोज कर लेता है। हाँ, मतलब इसको पॉकेट बना के सही हो। फिर यहां से नीचे आए, यहाँ पे फिर स्प्लिट हुआ और पेक्टोरलिस माइनर को इनक्लोज किया, फिर आया और यहाँ पर आ गया डोम ऑफ एक्सिला, ये डीप फेशिया है, इसके ऊपर आकर अटैच हो गया और हेल्प करता है रिट्रैक्ट करने के अंदर, पुल करने के अंदर। आई बात समझ में? तो इट स्प्लिट्स ऑन टू अपर पार्ट एंड इंक्लोज द सबक्लेवियस मसल, ठीक है। इट आल्सो इंक्लोजेस द पेक्टोरलिस माइनर मसल inferiorly and continues as a suspensory ligament which is attached to the dome of axillary fascia and helps to keep it up pull up, इसको पुल अप करने के लिए हेल्प करता है। मीडियली देखें तो इट इज अटैच्ड विद फर्स्ट रिब एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और लेटरली देखें मीडियली फर्स्ट रिब आ जाएगी और लेटरली यहाँ पर कोरेकॉइड प्रोसेस है, लेटरली इट इज अटैच्ड विद कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ पर कोस्टो कोरेकॉइड लिगामेंट बनाता है अपर फेशिया, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसके, ये हो गया, मैं अपनी कट सेक्शन देख रहे थे, यह समझ में आपको यहाँ पर। अब यहीं पर मैंने क्या बताया कि पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे होता है, अभी क्लेविकल है, हम देख ही चुके हैं पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन इंसर्शन, ठीक है। तो हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल आई, कौन सी मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल आई, इज इट क्लियर। और इसके नीचे है ये पेक्टोरल फेशिया, क्लेव पेक्टोरल फेशिया, है ना। अब इसके ऊपर जो हमारा होता है पेक्टोरस मेजर के ऊपर पेक्टोरल फेशिया, इसको हम डीप फेशिया भी कहते हैं, ये ऐसा चलेगा लाइक दिस, ठीक है। ये क्या हो गया, पेक्टोरल फेशिया, और इससे अटैच हो जाएगा आपका एक्सिलरी फेशिया से लाइक दिस, ये एक्सिला हो गया, ये हमारा एक्सिला है, ठीक है। तो डीप फेशिया यूं आया, तो डीप ने क्या इसका बेस बना लिया एक्सिला का। ऊपर हमारे अगर एक्सिला जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल बनेगी, ये तो ऊपर हमारी क्लेविकल हो गई सामने से, पीछे से इसके पुनः आ गया, इधर से फर्स्ट रिब आ गई, तो यहाँ पर एक होल बना, तो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल कहलाती है, समझ में आ गया। ये सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल हो गई, एपेक्स हो गया एक्सिला का, और बेस जो है एक्सिला का, ये हमारे जो हेयर वाला पार्ट है जहाँ पे हमारे बगल के अंदर बाल होते हैं, ये हमारा बेस है, और यहाँ पर डीप फेशिया है ये वाला, इसको इसको यहाँ पर आकर डोम ऑफ एक्सिला के ऊपर आकर जो हमारा क्लेविकल फेशिया, हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये इसका पेक्टोरल फेशिया। एक चीज और, यहाँ पर रिट्रोमेमरी स्पेस है, यहाँ पर लूज एरियोलर टिश्यू है, दिस इज लूज एरियोलर टिश्यू, फैटी पोर्शन होता है, ठीक है, लूज है और एरियोलर टिश्यू है। और मैंने क्या बताया, रिट्रोमेमरी, रिट्रो मतलब पीछे, मेमोरी मतलब मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से मेमोरी ग्लैंड आ गई, इसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, दिस वन इज ब्रेस्ट। तो ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है जब हम क्या पढ़ाएंगे, ब्रेस्ट पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ेंगे, पेक्टोरल रीजन में पढ़ना है उसको भी, तो ब्रेस्ट के अंदर ये डायग्राम को काम आएगा, रिलेशंस के अंदर, डीप रिलेशंस में, इज इट क्लियर। तो ये ब्रेस्ट है, ये निपल है, ये रिट्रोमेमरी स्पेस है, इसको मैं लूज एरियोलर टिश्यू कहलाया, ये पेक्टोरल फेशिया, उसके बाद पेक्टोरलिस मेजर, दिस वन इज क्लेव पेक्टोरल फेशिया, ये स्प्लिट करके सब क्लेवियस है, यहाँ पर पेक्टोरलिस माइनर है, ये समझ में आया सारी की सारी चीजें। अगर आप चाहें तो इनके नाम भी लिख सकते हैं,
दिस इज सबक्लेवियस, दिस इज क्लेविकल, ये हमारा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, दिस वन इज पेक्टोरलिस माइनर, ओके, ये डोम ऑफ एक्सिला है। अब मैं इधर नाम लिखता हूं कुछ, है ना, तो दिस वन इज पेक्टोरलिस, ये पेक्टोरल फेशिया, इसको डीप फेशिया भी कहते हैं, इट इज अ पेक्टोरल फेशिया, है ना। ये हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल, ओके, एंड दिस इज ब्रेस्ट, ये मेमोरी ग्लैंड, और ये है रिट्रो मेमोरी स्पेस या लूज एरोरा टिश्यू। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो यही है क्लियर पेक्टोरल फेशिया। इसकी बाउंड्रीज एक्सटेंड भी समझा दिया मैंने आपको, तो डेफिनेशन भी दे दी। ये कनेक्टिव टिश्यू शीट है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड फैट बिलो द पेक्टोरलिस मेजर मसल, एक्सटेंड अबव क्लेविकल बिलो एक्सिलरी फेशिया, ठीक है, मीडियली फर्स्ट रिब, लेटरली कोरियोकाइड प्रोसेस, ओके। ये हमारा सजाइडल सेक्शन देखा, और जो हमने कल जो डायग्राम बनाया था, अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं आपको एक और डायग्राम बना के बता सकता हूं, उससे और भी आपको समझ में आएगा। उसी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ओके, ये हमारा स्केपुला, सुप्राक्लेविकुलर नॉच, कोरियोकाइड प्रोसेस, गिलनाइट कैविटी, लेटरल बॉर्डर, ठीक है, स्केपुला, यहाँ पर ह्यूमरस, ठीक है। इसके अंदर स्पीड से देख लेते हैं अपन थोड़ा सा, फर्स्ट स्ट्रिप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिप से सबक्लेवियस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, अभी जस्ट देखा ना मैं इस लेक्चर में, हाँ, दिस इज पेक्टोरलिस माइनर, इंसर्टेड ओवर कोरियोकाइड प्रोसेस, ये कोरियोकाइड प्रोसेस पे जाके इंसर्ट हो गई, ओके, आगे समझ में। तो हमारा जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है, ये क्लेविकल से चला, सब क्लियर्स को इनक्लोज करते हुए यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर पेक्टोरलिस माइनर को इनक्लोज किया, अच्छा, यहाँ पर जाके कोरियोकाइड प्रोसेस पे जाके अटैच होता है लेटरली। ये हमारा इसके ऊपर जो शीट बनी है, ये कनेक्टिव टिश्यू की फाइब्रस शीट, ये जो बनी है हमारी क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, इसके ऊपर आ जाएगी हमारी पेक्टोरलिस मेजर, है ना, मीडियल वन थर्ड एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, हाफ ब्रेड्थ ऑफ स्टर्नम, है ना, सेकंड टू सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस, ये और ये सारी की सारी यहाँ से ओरिजिन होके ये चली गई हमारी ह्यूमरस के ऊपर, या ह्यूमरस है हमारा, दिस इज ह्यूमरस, ओके, दिस इज ह्यूमरस। तो यहाँ के इंसर्ट हो गई बाइसेप्टल ग्रू के लेटरल लिप पे आ गई, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल आ गई। तो पेक्टोरलिस मेजर सबसे ऊपर, उसके नीचे क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर, सब क्लेवी सब आ गई। तो आगे समझ में ये चीज। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू दी क्लेवी पेक्टोरल फेशिया या कंटेंट्स ऑफ क्लेवी पेक्टोरल फेशिया इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो याद रखने का है फार्मूला, है ना, एल सी, है ना, टी एल, ये फार्मूला है, ठीक है। लेट्स कैच दी लता, कुछ भी कैसे भी कोई याद है ना, कैसा, एल फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, सी फॉर सिफेलिक वेन, टी फॉर thoracoacromial artery, and last L for lymphatics from breast and apical group of axillary lymph nodes। ये सारे के सारे इसके कंटेंट्स हो जाएंगे। L for lateral pectoral nerve, C for cephalic vein, T for thoracoacromial artery, and L for lymphatics from the breast and apical group of axillary lymph nodes। तो ये इसके कंटेंट्स में आ जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे सारी की सारी, ओके। तो इट इज ऑल अबाउट दी पेक्टोरल फेशिया, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ओके। ये भी हमारा पेक्टोरल रीजन का पार्ट है। ब्रेस्ट को मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, समझ में आया, मेमोरी ग्लैंड, ये है ब्रेस्ट। तो कैसे लिखेंगे ब्रेस्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जा रहा क्वेश्चन है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं पेक्टोरल रीजन का, तो एक साथ में वो सारी चीजें ले रहा हूँ जो पेक्टोरल रीजन के अंदर आ रही है। तो इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा था ब्रेस्ट। अगर आपको ब्रेस्ट को फुल पढ़ना है, फुल समझना है, तो आप मेरे चैनल के क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी के चैनल पर जाइए आप, और उसके प्लेलिस्ट देखिए, उसमें अपर लिम्ब का एक अलग अपने बनाया है, उसमें मैंने ब्रेस्ट के लिए अलग अलग पार्ट्स के अंदर पूरे ब्रेस्ट को समझाया, पूरी मेमोरी ग्लैंड को समझाया है ना, उसका इंट्रोडक्शन अलग बताया है, उसके शेप के अंदर, उसके रिलेशंस के अंदर अलग बताए हैं, उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज अलग बताया, अलग से लिया है, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, स्पेशली फॉर सर्जन्स,
ओके, देन हमने उसको डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट लेके अलग से लिया है, और अप्लाइड एस्पेक्ट तो ले लिया, हमारे हर चैप्टर के अंदर अप्लाइड एस्पेक्ट तो ले ही लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट के अंदर थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे कि क्या क्या हमको याद होना चाहिए, कितना हमको लिखना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन का आता है। सबसे पहले तो अगर फुल क्वेश्चन आ रहा है तो पहला पॉइंट आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसकी सिचुएशन कि कहां होता है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप इसका एक्सटेंट, है ना, कहां से कहां तक होता है। देन चौथे में आप शेप लिख सकते हैं। ओके, देन रिलेशंस लिखेंगे, रिलेशंस में स्पेशली हम इसके डीप रिलेशंस की बात करेंगे, क्योंकि सुपरफिशियल रिलेशन तो कुछ होता नहीं है, तो डीप रिलेशंस ऑफ द ब्रेस्ट। देन इसके बाद सिक्स पॉइंट में आप लिखना है इसका स्ट्रक्चर। ओके, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर में स्किन, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा, तीन चीज आ जाएंगी। देन उसके बाद हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, सेवंथ में ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई में आर्टेरियल सप्लाई प्लस वेनस ड्रेनेज। देन नेक्स्ट जो हमारा होगा लिम्फेटिक्स, ब्लड सप्लाई के बाद आठवां पॉइंट लिम्फेटिक्स, मतलब लिम्फेटिक सप्लाई, लिम्फ सप्लाई। ओके, इसके पहले अगर हम देखें तो नर्व सप्लाई भी दे सकते हैं ब्लड सप्लाई के साथ, तो 8 के बाद डायरेक्ट आप नर्व सप्लाई कर देना, और 9 नंबर पे आपने ले लेना लिम्फ सप्लाई। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, और लास्ट में 10th पॉइंट में आप लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ये अलग से पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट पे, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बताइए। ठीक है, और उसके बाद हम ले लेंगे लास्ट में अप्लाइड एस्पेक्ट। तो अगर फुल क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको इतने पॉइंट्स में ब्रेस्ट को या मेमोरी ग्लैंड को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो हम एक एक पॉइंट देखते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे, ठीक है, और समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें शॉर्ट के अंदर, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड इज a most important structure present in the superficial fascia of the pectoral region. Superficial fascia of the pectoral region पर present होता है। It is present in both the sexes, male as well as female, but rudimentary in male. Male के अंदर कैसा होता है, rudimentary, मतलब बहुत सिंपल, नॉर्मल, and well developed in female after puberty. और फीमेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी वेल डेवलप्ड होता है। द ब्रेस्ट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ब्रेस्ट क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, और इसका भी एक टाइप है एपोक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। ओके, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है ब्रेस्ट। ठीक है, इट फॉर्म्स एन एसेसरी पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक एसेसरी पार्ट बनाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स लैक्टेशन, क्योंकि यहां से मिल्क सिक्रीशन होता है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो लैक्टेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये फिजियोलॉजी का पोर्शन पर लिख दो, पूरा नंबर मिलेगा आपको, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, और ये क्या होता है, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से सीक्रेट होता है। तो आप इंट्रोडक्शन में इतना लिख सकते हैं, आपको जितना याद रहे, बट जितना मैंने बताया उतना लिखो तो बहुत अच्छी बात है। सिचुएशन की बात करें तो ब्रेस्ट लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन, बता चुके हैं आपको हम, है ना, फर्स्ट में बता दिया कि सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन में सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये ब्रेस्ट है फॉर एग्जांपल, लाइक दिस। तो ये इसका एक टेल बनती है, ये निप्पल, ठीक है, और ये टेल के अंदर अंदर की तरफ फैटी पोर्शन होता है ये, और यहां पर एक फोरामन के थ्रू एंट्री करती है, तो इसको फोरामन ऑफ लेंगर कहते हैं। ये ब्रेस्ट का पोजीशन है, और ये अंदर ऐसे जाएगा, तो यहां से जो निकलेगा एक होल होता है, एक फोरामन होता है, वहां से एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको खोजा था, इसको कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ये साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, और इस फोरामन को खोजने वाले का नाम है फोरामन ऑफ लेंगर, फोरामन ऑफ लेंगर, दिस वन इज फोरामन ऑफ लेंगर, दिस इज ब्रेस्ट, ये निप्पल है इसका। ठीक है, निप्पल बीच में सेंटर में, और इसका जो बेस के अंदर जो डार्कर एरिया होता है वो एरियोला कहलाता है। सो ये समझ में आई। शेप की बात करें तो हेमिस्फेरिकल इन यंग एडल्ट्स and pendular shaped in old age due to relaxation of suspensory ligaments,
और जब मैं स्ट्रोमा पढ़ाऊंगा उसको बताऊंगा सस्पेंस लिगामेंट्स क्या होते हैं। देन एक्सटेंड की बात करें हम, ब्रेस्ट के एक्सटेंड की, तो इसका एक्सटेंशन जो होता है ये बना के बताते हैं अपन, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन होता है, यहां अगर देखें हम, ये हमारी क्लेविकल, सॉरी इस साइड से, दिस इज क्लेविकल, दिस वन इज क्लेविकल, ये हमारा स्टर्नम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टर्नम, ओके। ये ओके, ये हमारा नेक वाला पोर्शन, सुप्रास्टर्नल नॉच, है ना। तो एक्सटेंड की बात करें तो वर्टिकली ऐसे अगर हम देखें यूं, ये वर्टिकल एक्सटेंशन, तो फ्रॉम सेकंड टू 6 कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, कहां से सेकंड टू 6 कोस्टल कार्टिलेज का एक्सटेंट होता है वर्टिकली। और हॉरिजॉन्टली देखें, ये वर्टिकल हो, है ना, और हॉरिजॉन्टली देखें तो फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, पढ़ा चुका हूं मैं आपको सरफेस लैंडमार्क से में, मिड क्लेविकुलर लाइन है, तो फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, ये इसका एक्सटेंट हो जाएगा। देखो इंट्रो हो गया, सिचुएशन हो गया, शेप हो गया, एक्सटेंट हो गया। अब हम डीप रिलेशंस की बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्लेविपेक्टोरल फेशिया पढ़ाया, उसमें स्पीड से एक डायग्राम बना के बताया था मैंने आपको, याद आया? अभी जस्ट बनाया ना अपन ने। ये क्लेविकल है, यहाँ पर सब क्लेवियस है, यहाँ पेक्टोरिस माइनर है, ये हमारा क्लेविपेक्टोरल फेशिया स्प्लिट हुआ, यहाँ पे स्प्लिट पेक्टोरिस माइनर को लिया, और यहाँ पर डोमा फेक्सिला हुआ, यहाँ से हमारी पेक्टोरिस मेजर आई, आ रही समझ में? दिस वन इज पेक्टोरिस मेजर, यहाँ से हमारा पेक्टोरल फेशिया आया, यहाँ से हमारा रेट्रोमेमोरी स्पेस या लूज एरियल टिश्यू आया, ठीक है, और ये हमारा ब्रेस्ट हुआ, ओके। दिस वन इज ब्रेस्ट, दिस इज ब्रेस्ट, ओके। तो डीप रिलेशंस में आ जाएंगे सारे के सारे, है ना। अगर हम इसको डायग्राम में रब कर दिया, अगर हमने अभी जस्ट बनाया था उसके पीछे हम इस मसल्स को इमेजिन करें तो क्या हो जाएगी, इसके नीचे पेक्टोरिस मेजर आ गए डीप रिलेशन में, सेरेटस एंटीरियर भी आ जाएगी, कुछ फाइबर्स इसके, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के फाइबर्स आ जाएंगे। तो डीप रिलेशंस में लिखेंगे हम कि ब्रेस्ट लाइज ऑन द पेक्टोरल फेशिया कवरिंग द पेक्टोरिस मेजर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। ब्रेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम पेक्टोरल फेशिया बाय लूज एरियल टिश्यू। पेक्टोरल फेशिया से कैसे सेपरेट होता है, लूज एरियल टिश्यू के लिए फ्रॉड है, और ये लूज एरियल टिश्यू को हम रेट्रोमेमोरी स्पेस कहते हैं। ये तो सब बता चुका आपको। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट की बात करेंगे हम। स्ट्रक्चर में फॉर आवर कन्वीनियंट स्टडी, हमारी सहायता सुविधा के लिए हम ब्रेस्ट को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीजें याद रखना आपने, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखना पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा से पहले लिख सकते हैं अपन स्किन, सबसे पहले तो स्किन आएगी ना, स्किन, देन पेरेन्काइमा एंड देन स्ट्रोमा। ये 3 पॉइंट में हमको ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को बताना है, ठीक है। तो स्किन कवर्स द होल ग्लैंड, पूरे कवर करती है स्किन, ठीक है। इसके अंदर कोनिकल प्रोजेक्शन होता है जिसको हम निप्पल कहते हैं। ये ब्रेस्ट है, ये कोनिकल प्रोजेक्शन क्या कहलाया, दिस कोनिकल पोजीशन इज नोन एज निप्पल। और इसके बेस में जो स्किन होती है पूरी है, दिस इज एरियोला, दिस स्किन इज नोन एज एरियोला, डार्कर पिगमेंटेड, ओके, दिस इज एरियोला। इसके साइड में यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूबरकल्स होते हैं, ये ट्यूबरकल्स होते हैं, यहाँ पर ये ट्यूबरकल्स होते हैं, ये एलिवेट होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इनको कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी, है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के अंदर पूछते हैं बेटा, है ना, और ये लिखना जरूरी है, ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी। जब आप फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, जब भी आप पढ़ेंगे FM, है ना, उसके अंदर भी हम जब
कोई डेड बॉडी आई, उसके अंदर अगर ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमरी प्रेजेंट है तो हम बता सकते हैं कि भाई या तो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग वुमेन है, उसकी एज डिसाइड कर सकते हैं, है ना। ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमरी, ये एरियल हो गया, निप्पल हो गया। स्किन की बात समझ में आई आपको? स्किन समझ में, स्किन में इतनी चीजें लिखना जरूरी है ना। अच्छा, जो स्किन ऑफ निप्पल एंड एरेला इज डिवाइड ऑफ हेयर, यहाँ पर हेयर नहीं होती है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन पेरेन्काइमा की बात करेंगे। सो पेरेन्काइमा में क्या लिखेंगे? पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू विच सीक्रेट्स द मिल्क। पेरेन्काइमा क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बना होता है और ये सीक्रेट करता है मिल्क को। ठीक है, ये सीक्रेट करेगा मिल्क को। अभी एक डक्ट है, these are the lactiferous ducts, okay, like this, these are the lactiferous ducts जो पियर्स कर रही है। 15 to 20 नंबर्स होती है लेक्टिफेरस डक्ट, निपल को वो करती है, पियर्स करती है, लेक्टिफेरस डक्ट कहलाती है। ठीक है, ये लेक्टिफेरस डक्ट आगे जाके यहाँ पे बनेगा इनका साइनस। ये भी कितने होंगे? जितने ये है जितने वो भी हो जाएंगे, लेक्टिफेरस साइनस। ओके, ये 15 to 20 नंबर होते हैं। और फिर ये साइनस से आगे बढ़ जाएगा, यहाँ बन जाएगा इसका लोब, लेक्टिफेरस लोब्यूल। ये ठीक है, ये भी 15 to 20 नंबर होते हैं, बराबर। ये समझ में आया? इतना समझ में आया? लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस साइनस, लेक्टिफेरस लोब्यूल। तो पेरेन्काइमा क्या है? इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट्स द मिल्क। ठीक है, और ईच लोब इस क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई। अगर हम इस लोब को काट के देखें, सेक्शन देखें इसका, तो कैसे दिखेगा? इसका हम टेस्ट लेते हैं ना, तो ये दिखेगा हमको इस टाइप से, इस कलर से बनाए, ये यूलिया, ये और ये हो गई हमारी लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और यहां से बना साइनस। ठीक है, और अब आगे बढ़ रहे हैं हम, तो ये कैसे मिलेंगे? क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, like this, like this। ऐसा, दिस इज द क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, दिस आर द एल्वियोलाइज। ठीक है, ईच लोब इज क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई। इसको हमने कट करके देखा था, उनको अंदर से ऐसा दिखाई दिया, बराबर। दिस आर द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक, अब बात करेंगे हम स्ट्रोमा की। 3 पॉइंट में हमने देखा, स्किन हो गया, पेरेन्काइमा हो गया, अब हम बात करेंगे स्ट्रोमा की। तो स्ट्रोमा क्या है? इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट का फ्रेमवर्क है, वो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये बनाएगा हमारा स्ट्रोमा। और इसके अंदर क्या होता है? इट इज पार्टली फैटी एंड पार्टली फाइब्रस। इसके अंदर फैट भी होता है कुछ हिस्से में, और कुछ हिस्से में क्या होता है? थोड़ा सा फाइब्रस भी होता है। तो कैसा रहेगा ये? इसके अंदर ये आपके ये फाइब्रस हो गया, ये सेप्टाज मैंने इसके अंदर, तो पार्टली फैट एंड पार्टली फाइब्रस। ठीक है, और ये क्या करता है कि इट फॉर्म्स सेप्टा, इनको सेप्टा कहते हैं, नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। दीज आर नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। फिर अगेन ये साइंटिस्ट का नाम है कूपर, इन्होंने इसको खोजा था। ठीक है, इट हेल्प्स इन एंकरिंग द ब्रेस्ट। ये क्या? जैसे रिटेड ब्रेस्ट को एंकर कर, जैसे जहाज के अंदर पड़ाव डाल दे, जब जहाज बंदरगाह पे लगते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर रस्सी फेंक के, उसके अंदर जालियां डाल के उसको रोक के रखते हैं, तो ऐसे एंकरिंग द ब्रेस्ट, होल्ड करके रखते हैं। तो ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ इट इन ओल्ड एज, ये रिलैक्स हो जाते हैं, तो ब्रेस्ट बिकम पेंडुलर इन शेप। मैंने आपको बताया ना इसके शेप के अंदर, तो इनके रिलैक्सेशन की वजह से
ब्रेस्ट का जो शेप है वो पेंडुलर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट। नाउ ब्लड सप्लाई। So breast is highly vascular organ. Breast is highly vascular organ which is supplied by branches of arteries. बहुत सारी आर्टरीज को सप्लाई करती है। कौन कौन सी होती हैं? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी होती है, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी होती है, लेटरल थोरेसिक आर्टरी होती है, सुपीरियर थोरेसिक, एक्रोमियोथोरेसिक, लेटरल थोरेसिक। आगे एंटीरियर परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, प्लस लेटरल परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरी है। अगर आप डायग्रामेटिकली देखें, बहुत शॉर्ट में डायग्राम बना के बताता हूं मैं आपको। ये हमारा क्लेविकल है, ये स्टर्नम है ना, ये एंटीरियर फोल्ड है, ये पोस्टीरियर फोल्ड है, बराबर। और ये हमारे यहाँ पर ब्रेस्ट है, लाइक दिस इज ब्रेस्ट, निप्पल है। तो हमारी आर्टरी आई ऐसे जा रही है, सब क्लियर आर्टरी है ना। फिर यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी बन गई, तो यहाँ पर बनी हमारी सबसे पहले सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, 3 ब्रांचेस हो गई, सुपीरियर थोरेसिक, एक्रोमियोथोरेसिक, लेटरल थोरेसिक। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर आएगी हमारी एंटीरियर परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। कहां पर? यहाँ पर एंटीरियर परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, और लेटरल साइड में, ये मिडिल साइड में, और लेटरल साइड में लेटरल परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरी। यहाँ पर इतना याद रखना आपको, ये डायग्राम बना दिया था, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो दिस वन इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सट्टा, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, अट्टा, एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी, अट्टा, लट्टा। हम तो ऐसे याद करते थे, STA, ATA, LTA, है ना। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एंटीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। इज इट क्लियर? ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी हो जाएगी आगे जाके। और यहाँ पर एंटीरियर परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड दिस इज लेटरल परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरी। तो दिस इज अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट। अब वीनस ड्रेनेज, ये आर्टरी सप्लाई हुआ। वीनस ड्रेनेज में डायरेक्ट एक पॉइंट लिखो, वेन फॉलोज द आर्टरीज। मैक्सिमम एनाटॉमी के अंदर जब भी आप ब्लड सप्लाई लिखें, तो अगर ये पॉइंट भी लिख दिया, मैक्सिमम 90% केस में तो सही हो जाएगा कि वेन फॉलोज द आर्टरीज, वेन आर्टरी को फॉलो करती है ना। अब इसमें क्या है कि जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो ड्रेन्स इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन। सुपरफिशियल वेन जितनी भी हैं वो इंटरनल थोरेसिक वेन के अंदर ड्रेन कर देंगी, व्हाइल डीप वेन्स जो हैं वो ड्रेन्स इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन, एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। ठीक है, नर्व सप्लाई की बात करें तो क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ 4th, 5th एंड 6th इंटरकोस्टल नर्व इसको सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई कौन कौन सी? 4th क्यूटेनियस ब्रांच, 4th, 5th एंड 6th इंटरकोस्टल नर्व इसको सप्लाई करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर अगर शॉर्ट में अपन देख सकते हैं, बट इसके लिए आप मेरे उस लेक्चर को जरूर देखें, मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, और उसमें आप स्पेशल जो टॉपिक मैंने लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट करके बनाया है उस वीडियो को आप देखें। सो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट के अंदर आप मेरा वो चैप्टर देखेंगे। अगर शॉर्ट में आप समझना चाहें तो 75% लिम्फ नोड्स फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन्स इनटू एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर है। ठीक है, 75%, 20% लिम्फ नोड्स इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स होते हैं, में ड्रेन करते हैं, और जो बचे 5% है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट कैंसर है, वो इससे ज्यादा मतलब चारों तरफ फैलता है, यहाँ से इसके फैलने के चांसेस, लिम्फेटिक थ्रू ब्रेस्ट मेटास्टेसिस होती है, फैलता है एक जगह से दूसरी, मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके डेवलपमेंट, तो मैंने बता दिया कि आप उसको देखना है। अप्लाइड एस्पेक्ट, ठीक है, तो अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर ब्रेस्ट इज अ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा। सबसे पहला पॉइंट, ब्रेस्ट इज फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा मतलब ब्रेस्ट कैंसर। ठीक, एप्सिस यानी ब्रेस्ट एप्सिस में आकर ए नीड इंसिजन, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है ना, ब्रेस्ट एप्सिस हो सकता है और इसमें इंसिजन देना पड़ेगा। ये बहुत ही पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं आपको, विच इज रेडियल टू अवॉइड इंजुरी टू लेक्टिफेरस डक्ट्स, है ना। डायग्राम मैंने डिलीट कर दिया है। ये ब्रेस्ट है, मैं इसको यही बनाने की कोशिश, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसी डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है,
तो ब्रेस्ट एब्सिस हुआ, ये हमारा निप्पल वाला, अब यहाँ एब्सिस हो गया है, तो हम इसको इंसिजन यू नहीं देंगे, रेडियल ये वाला इंसिजन नहीं देंगे, है ना। हाँ, ये इंसिजन नहीं देंगे, हम कैसा इंसिजन देंगे, रेडियल इंसिजन देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लेक्टिफरस डक्ट्स कट जाएंगे, क्योंकि सब ऐसे लेक्टिफरस डक्ट्स हमारी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सब लेक्टिफरस डक्ट्स हैं। हाँ, तो ज्यादा डैमेज होगा, तो इस डैमेज को अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए, टू सेव द लेक्टिफरस डक्ट वी हैव टू गिव इंसिजन रेडियल, ये रेडियस कहलाएगा, तो ऐसा इंसिजन देंगे, तो सिंगल वन लेक्टिफरस डक्ट अगर डैमेज होना हो तो एक ही होगी, और ऐसा इंसिजन देने से पस भी ड्रेन हो जाएगा और अपना डैमेज भी कम होगा। सो ब्रेस्ट एब्सिस के अंदर क्या रिक्वायर होता है, इंसिजन रिक्वायर होता है विच इज रेडियल टू अवॉइड द इंजुरी टू लेक्टिफरस डक्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट, हमने कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट देखा, ब्रेस्ट एब्सिस देखा, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, है ना, कैंसर कॉजेस ब्रेस्ट फिक्स्ड, जो अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। पकरिंग ऑफ स्किन, आपने ऑरेंज देखा है, संतरा, तो उसकी स्किन कैसे छेद 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 होता है, उसको पकरिंग ऑफ स्किन कहते हैं, तो वैसा हो जाएगा, और निप्पल रिट्रैक्ट हो जाएगी, निप्पल पीछे की तरफ खींचा जाएगी, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन होगा लिम्फ फ्लो का, इससे एडिमा होगा, लिम्फ फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट, तो इसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर एडिमा हो जाएगा, तो इट लीड्स टू प्यूडो ऑरेंज अपीयरेंस, इसका नाम ऐसे यूडो ऑरेंज, पी साइलेंट है ये, ठीक है, पीईए यू डी प्यूड, और यहां पे अपोस्ट्रोफिस ऑरेंज, ये, ठीक है, यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, ये अपीयरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट, वाइवा के अंदर पूछते हैं ये, और अगर आपने एग्जाम के अंदर लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलने की चाहिए गारंटी, ओके। ये अपीयरेंस मिलता है अपने को। फिर कैंसर में स्प्रेड टू लीवर एंड काजेस सेकेंडरी मेटास्टेसिस, यहाँ का कैंसर लीवर में जा सकता है क्योंकि लीवर यहाँ पे पास में है, तो सेकेंडरी मेटास्टेसिस कहलाएगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज मेस्टाइटिस, ओके, आइटिस लग जाएगा प्रीफिक्स इसके अंदर, जनरल एनाटॉमी में पढ़ा है हमने, तो मेस्टाइटिस। सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट इज नोन एज मेस्टेक्टोमी, मेस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और अगर सर्जिकल रिमूवल कर रहे हैं तो मेस्टेक्टोमी कहलाएगा ये। एक्टोमी मतलब रिमूव द ऑर्गन परमानेंटली, एक्टोमी मतलब रिमूव द ऑर्गन परमानेंटली, जैसे अपेंडिसेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, ऐसे मेस्टेक्टोमी, तो इट इज ऑल अबाउट द पेक्टोरल रीजन। उम्मीद है कि आपको पेक्टोरल रीजन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपन एक जस्ट फास्ट रिवीजन, रैपिड रिवीजन ऑफ पेक्टोरल रीजन क्या है, आपको एग्जाम के अंदर एक साथ एक ही लेक्चर के अंदर आपको सारी चीजें कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।